Hello everyone. Today's our topic is water pollution. Now what does water pollution mean? Water pollution, it is the degradation of the quality of water. Degradation means damaging the quality of water. It is the degradation of the quality of water due to addition of substance. अब डिग्रेडेशन हो गई है क्वालिटी ऑफ वाटर की, कैसे हो गई है? बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस और फैक्टर्स इंक्लूडिंग हीट एंड डिप्राइवेशन दैट मेक्स इट अ हेल्थ हैजार्ड. किसी भी चीज़ से जिसको ऐड करने से हमारे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो या ये डिप्राइव हो, उसकी वजह से जो उसको बनाते हैं हेल्थ हैजार्ड, वो हमारे लिए अनफिट है फॉर ह्यूमन यूज़ एंड ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक बायोटा. Now, water pollutants can be categorized into three types. Number one is biological, number two is chemical, and number third is physical. Now, what is biological water pollutant? क्या है वो? Various pathogens इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी. ये वायरसेस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वाटर को कंटामिनेट करते हैं, यानी कि वाटर को पोल्यूट करते हैं. हम वो वाटर ले नहीं सकते, हम वो वाटर पी नहीं सकते हैं. अगर हम वो कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, इट विल कॉज हार्म टू अस. कैसे? इन द सेंस इट विल कॉज मैनी डिजीजेज सच एज कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, डिसेंट्री है. ऐसी डिजीजेज हमें हो सकती हैं. नंबर टू इज़ केमिकल. केमिकल इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डीडीटी या मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड्स एक्सेट्रा. ये भी अगर हमारे वाटर में ऐड हो जाते हैं तो ये हमारे वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. नंबर थर्ड इज़ फिज़िकल. फिज़िकल में हम बता सकते हैं, अगर हम वाटर को मतलब हॉट वाटर ऐड हो जाए, पानी गर्म हो जाए, उस हॉट वाटर में भी जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं या हम वो ले नहीं सकते, वो हम पी नहीं सकते हैं. उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम होता है. और जो ऑयल स्पिल्स हैं, जो ये इंडस्ट्रीज से आते हैं या हॉट वाटर आते हैं या ऑयल स्पिल्स आते हैं, ये सीधे डिस्चार्ज होते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पे ये ऑयल स्पिल्स है ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं इस वाटर के ऊपर, और जो सनलाइट को वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है, दस इफेक्टिंग द photosynthesis, the process of photosynthesis. Now it is sources of water pollution. Now sources of water pollution में क्या आता है? Natural source of water pollution. Number two is anthropogenic or man-made sources of water pollution. Number third is municipal wastewater. Number four is industrial wastewater. Number fifth is surface runoff, and number six is oil spills. Now natural sources of water pollution क्या होगा? नेचुरल जो नेचर से ऐड हो रहे हैं, जैसे एल्गल ब्लूम्स है, स्टॉर्म्स है, वॉल्केनोज है, अर्थक्वेक्स है, दैट इंक्लूड नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. एंड नंबर सेकेंड इज़ मैन मेड सोर्सेज, जो हम वाटर को पोल्यूट करें हमारी एक्टिविटीज़ से, तो उसको हम कहते हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. नंबर थर्ड इज़ म्यूनसिपल वेस्ट वाटर. वो कहाँ से आ रहा है? जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इंक्लूड्स जो भी वेस्ट वाटर हमारे घर से, हमारे डोमेस्टिक यूज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं, वो म्यूनसिपल के अंडर आता है. और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया, जो इंडस्ट्रीज से जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, पोल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, जो वो यूज़ करके वो वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करे, वो जो वाटर वहाँ से आ रहा है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहते हैं. नंबर फिफ्थ इंक्लूड्स द सरफेस रन ऑफ. वही जब भी बारिश कभी हो जाती है, तो जब बारिश होती है वो अपने साथ जो मिट्टी की जो ऊपर वो टॉप लेयर होती है वो अपने साथ लेके बहती है, उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ. एंड नंबर सिक्स इज़ ऑयल स्पिल्स. मैंने पहले भी बताया, ये ऑयल स्पिल्स जब इंडस्ट्रीज से निकलते हैं ऑयल, ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं वाटर के ऊपर और हिंडर करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now impacts of water pollution. Compounds of mercury, arsenic and lead are poisonous and chemical harmful as they even affect water treatment plants. Example, organic sulfur compounds interfere with nitrification. कह रहे हैं जो कंपाउंड्स है हमारे मरकरी के, आर्सेनिक के, लेड के, ये बहुत ही पॉइजनस है और ये हार्मफुल है हमारे लिए भी, और जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनके लिए भी हार्मफुल है. और जब ये डिस्चार्ज होते हैं वाटर बॉडीज़, वहाँ पे जब ये ऑर्गेनिज़म्स जो वहाँ के वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिज़म है उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं. मरकरी अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो सीधे एक्वाटिक प्लांट्स ले लेते हैं और वहीं से वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, और वो उसमें वो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो कि हमारे लिए हार्मफुल है.
और हमारे जो ये लेड है ये इम्पेयर करता है मेटाबॉलिज्म एंड ब्रिंग अबाउट कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ या एनीमिया करता है। कैडमियम से हमारे किडनीज डैमेज होते हैं और लिवर होते हैं। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एल्गी विच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। वही जैसे यूट्रोफिकेशन में जैसे एजिंग ऑफ लेक हो जाता है, वहाँ पर भी जब एल्गी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे भी डेथ ऑफ फिशेस होने स्टार्ट हो जाती है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स उनको भी इफ़ेक्ट हो जाता है। यही पहले भी यहाँ बताया है पॉइंट में, प्रेजेंस ऑफ डाइज एंड कंपाउंड्स इन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर चेंजेस द कलर ऑफ द वाटर। पहले ही मैंने बताया था वाटर पोल्यूशन का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ जो उसमें ऐड होके उसका डैमेज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ डाइज, वो तो उसका क्वालिटी डैमेज करे तो ये हमारे लिए पीने के लिए तो ठीक है नहीं। ये इम्पैक्ट है वाटर पोल्यूशन का। वैसे सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड अल्कलीज रिजल्ट इन फोम फॉर्मेशन या इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स containing iron, free chlorine, phenol, manganese, oils, hydrocarbons, ammonia, algae and microorganisms impair the taste and odor of water। ये जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स है ये भी जब वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज होते हैं तो ये भी इनका क्वालिटी ख़राब कर देते हैं वाटर की, दस कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। जो लास्ट पॉइंट है, द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स डिजॉल्व इन वाटर एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम मच ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्राइविंग फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ। यही जब नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये प्रमोट करते हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वो स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्टार्ट करते हैं ग्रो कर। जब वो ज़्यादा ग्रो करते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। जब वो ज़्यादा हो गई तो जो फिशेज़ उसमें रह रही है उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाता है। यानी कि ये जो है ये वाटर पोल्यूशन उनके लिए भी, हमारे एक्वाटिक लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा, इसके सोर्सेज पढ़ लिए और इसके इम्पैक्ट्स भी देखे। अब हम पढ़ेंगे आज यूट्रोफिकेशन इस टाइम पे। अब यूट्रोफिकेशन क्या हो गया? इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर। या हम बोल सकते हैं यूट्रोफिकेशन क्या हो गया, ये एजिंग ऑफ लेक है, वो किसकी वजह से हो रही है? बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर। हमारा जो वाटर है उसमें हम नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स ऐड करते हैं, उसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स होते हैं। जब एल्गल ब्लूम्स, एल्गी बढ़ने लगती है, वो ग्रो करने लगती है, तो वो जो उस एरिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा उस वाटर का जो है ऑक्सीजन, वो उसके न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है और ग्रो करने लगती है और वो सरफेस के ऊपर पूरी कवर हो जाती है। और जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको एक तो सनलाइट जो है वो नहीं मिलता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, दस उनका जो प्रोसेस ऑफ लिविंग है या मेटाबॉलिज्म है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। नंबर सेकेंड इसका पॉइंट, इट इज़ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी प्लांट एंड एनिमल इन वाटर बॉडीज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पर्टिकुलर विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यही मैं आपको बता रही थी, एनरिचमेंट होता है वाटर में। अब ज़्यादा उसमें किसकी एनरिचमेंट हो रही है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और नंबर थर्ड, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये नहीं है कि अगर मतलब शाम को हमने उसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट डाल दे और कल हम जाएंगे उस लेक को देखेंगे और वो हम देखेंगे वो पूरा भर गया है। नो, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। धीरे 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 ऐड हो रहा है एल्गी, धीरे 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 ऐड हो रही है, बन रही है और धीरे धीरे वो उस एरिया को, जो उस लेक को एक मार्शी एरिया में कन्वर्ट कर देती है। Number 4 is cultural or accelerated eutrophication is nutrient enrichment of water bodies due to human activity like passage of sewage, industrial effluents and runoff of fertilized fields rich in nitrate and phosphate। कहते हैं जो हम ह्यूमंस है, हम भी यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे भाई? हम अपने हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी है कि हम उसमें ऐसी चीज़ें डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो ये चीज़ें हैं, ये फर्टिलाइज़र्स ये ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हम इंडस्ट्रीज से जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट आता है हम वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, या हम सीवेज डिस्चार्ज कर देते हैं जो कि रिच होती है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। और वही दो चीज़ें जो मेनली एल्गी को चाहिए होता है ब्लूम करने के लिए, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है। नाउ हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ लिया। नाउ अब हम इसके कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे।
नाउ इट इज़ कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन। हमने पढ़ तो लिया यूट्रोफिकेशन क्या है, अब इसके इफ़ेक्ट्स भी हमें पता चला कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसके कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंपोस्टिंग, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपोस्टिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो वैसे ओल्डन मेथड है। इस कंपोस्टिंग में क्या हो जाता है, जो भी हमारे लेफ़्ट ओवर ऑर्गेनिक वेस्ट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में और वही हम प्लांट्स को दे देते हैं, जो कि इतना ज़्यादा रिच नहीं होता है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रेट और फॉस्फेट्स नहीं होते हैं। तो वो थोड़ा ही होता है, जितना होता है कि वो प्लांट यूटिलाइज करे, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा लीच आउट कर दे एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स। नंबर टू इज़ रिड्यूसिंग पोल्यूशन। हाँ, नंबर सेकंड है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन, जैसे इंडस्ट्रीज़ में से जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हम सीवेज है, वो हम अगर कम कर दें, हम ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो उस वजह से भी हम यूट्रोफिकेशन को रोक सकते हैं। नंबर थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग लॉज एंड रेगुलेशन। एज ये तो पता ही है कि अगर हम हमारे जो लॉज हैं, अगर हम इन्हीं को स्ट्रेंथ करेंगे, अगर गवर्नमेंट एक प्रॉपर लॉज बना देगी, उसमें बता देगी कि हमें एक इंडस्ट्री जो है वो उनमें जो वेस्ट है उसको पहले ट्रीट करना है, विदाउट ट्रीटमेंट उस वेस्ट को छोड़ना नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ने बताया तो है, लेकिन अभी भी उसमें फुल इतना स्ट्रेंथ नहीं है, उसको स्ट्रेंथन करना है उन लॉज को। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोमैग्निफिकेशन। हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ लिया, अब हम बायोमैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया? बायो मीन्स लाइफ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और मैग्निफिकेशन वही जो लाइफ, मैग्नीफाई आपने जैसे देखा है कि माइक्रोस्कोप में हम बोलते हैं ये चीज़ हम मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा कर देंगे, यानी कि वही जो चीज़ है वो बढ़ जाती है, बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। इसमें मैग्नीफाई हो रहा है, बट क्या मैग्नीफाई हो रहा है? पोल्यूटेंट मैग्नीफाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल डीडीटी, वो तो पहले यूज़ हो रहा है, तो अब वैसे इसका यूज़ कम हो गया है, बंद कर दिया है। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ परसेंटेज पोल्यूटेंट, वो जो पोल्यूटेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या और अदर सब्सटेंसेज जैसे कोई भी केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, हैवी मेटल, वो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी कंसनट्रेशन पर यूनिट वेट। जिस हिसाब से वेट बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जो ये टॉक्सिक केमिकल है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है विद द राइज ऑफ ट्रॉफिक लेवल। जितना जितना ट्रॉफिक लेवल आगे आगे बढ़ता है, एक फूड चेन बनती जाती है, जब ये फाइनल आप पे पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ फूड स्टेज जो है फूड चेन में, तो फाइनल इस पे जो फूड चेन में जो फाइनल ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये जो केमिकल है इसकी बायोमैग्निफिकेशन होती है, ये बढ़ जाती है। मतलब क्या है? इट कॉज्ड by non-utilization of substance in metabolism, accumulation in fat and non-breakdown by decompose। ये किससे कॉज होता है? बाय नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन मेटाबॉलिज्म। जो केमिकल हमने ले लिया वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ये वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस वो क्या हो रहा है? सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है फैट में, एंड नॉन ब्रेक डाउन बाई डिकम्पोजर्स, और उसको डिकम्पोजर्स भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। एक फूड चेन में दिखा दें, अगर स्मॉल फिश है, अगर किसी वाटर बॉडी में डीडीटी आपने डाल दिया है, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वो खाया, वहाँ से स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिशेस है बिग फिशेस ने खाया, और बिग फिशेस को किसी हमने खा लिया, हम ह्यूमन ने खा लिया, या कोई और एनिमल है उसने कंज्यूम कर लिया। उसमें क्या हो जाता है? अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म में 10 मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ppm उसने खा लिया है, जब तक वो ह्यूमंस तक पहुंच जाता है वो 10,000 तक बन जाता है, यानी कि ये एक्यूमुलेट होता है और ये इंक्रीज़ ही होता है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। अब हम बताएं इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन से क्या इफ़ेक्ट होता है। हाँ, अगर पहले है ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे कि जो मरकरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमारी वाटर बॉडी में आ गया, ठीक है, वो वाटर बॉडी में आके वो किसी ऑर्गेनिज्म ने, जो सी एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ले लिया, और जब हम वो सी फूड कंज्यूम करते हैं तो हम वो इनडायरेक्टली उस मरकरी को भी इन कंज्यूम कर रहे हैं।
है ना। यानी कि अगर उन्होंने 10 वो किया था, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हमारी बॉडी में वो ज़्यादा दिखेगा, उसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे। ये कैंसर कॉजिंग भी होता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में के फीटस में डिफ़ॉर्मिटीज़ भी लाता है, लिवर को इफ़ेक्ट भी करता है, यानी कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए डैमेजिंग ही है। नंबर सेकेंड इज़ मैरीन क्रिएचर्स। मैरीन क्रिएचर्स में ये क्या करता है, मैरीन क्रिएचर्स में ये इफ़ेक्ट करता है उनकी रिप्रोडक्शन में और उनकी डेवलपमेंट में। उसमें बताया था एग्जांपल, जो सी बर्ड्स है उनके जो, अगर ये वो ले लेते हैं डीडीटी जैसे ले लेते हैं, तो वो जो सी बर्ड्स है उनके जो एग शेल है वो थिनर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो बेबीज़ हैं वो होते ही नहीं हैं, जो सी बर्ड्स के होते हैं वो टूट जाते हैं, हैचिंग नहीं होती अच्छे से, ब्रीडिंग नहीं हो पाती, जो बच्चे हैं वो निकल नहीं पाते, हैच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एग शेल्स बहुत ही थिन हो जाते हैं, एंड कि दे इफेक्टिंग दियर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। नाउ आर द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स में क्या है, कोरल रीफ्स आर डिस्ट्रॉयड बाय साइनाइड विच इज़ यूज्ड इन लीचिंग गोल्ड एंड इन फिशिंग। हमारे कोरल रीफ्स है उसको हम खुद डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय साइनाइड से, क्योंकि हम गोल्ड लीचिंग करते हैं, हम फिशिंग करते हैं, और दस हम उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सी क्रिएचर्स की भी। नंबर फोर्थ इज़ फूड चेन। फूड चेन, मेनी सी क्रिएचर्स डिपेंड ऑन नेचुरल फूड चेन फॉर सर्वाइवल। बहुत सारे डिपेंड होते हैं, फूड चेन पे ही डिपेंड होते हैं। जब ये सारे टॉक्सिन्स इसमें कैरी होते हैं सॉइल में या वाटर बॉडीज़ में, जब वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो ये फूड चेन है वो डिस्टर्ब होता है, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। जब उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, यानी कि बायोमैग्नीफिकेशन से भी काफ़ी हमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। देयरफॉर हम पढ़ेंगे अभी कंट्रोल ऑफ बायोमैग्नीफिकेशन। अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे, डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ सम हैवी मेटल्स। जो हम हैवी मेटल्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम डिस्कार्ड कर सकते, कम कर सकते हैं। हमें टॉक्सिक मेटल या टॉक्सिक सब्सटेंस की ज़रूरत क्यों है, हम उसको कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। या क्लीनिंग ऑफ एक्सपोज्ड एरिया कंटामिनेटेड बाय टॉक्सिक मेटल्स, या हमें जो एरिया है जो टॉक्सिक मेटल्स से कंटामिनेट हो गया है हम उसे क्लीन करेंगे, उससे भी बायोमैग्नीफिकेशन कंट्रोल हो सकता है। नंबर थर्ड इज़ रोल ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। ये तो मेन है कि ज़्यादातर रोल इंडस्ट्रियल यूनिट्स का है, क्योंकि जब वो अपनी डिस्चार्ज में से जो ऑर्गेनिक्स या सब्सटेंस या केमिकल्स हैं वो कम कर देंगे, या उस जो पोल्यूटेड वाटर को या वो वेस्ट वाटर को वो पहले ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करने के बाद ही वाटर बॉडीज़ में डालेंगे, उससे भी कंट्रोल ऑफ बायोमैग्नीफिकेशन होगा। तो आज हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा, हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा एंड बायोमैग्नीफिकेशन पढ़ा, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।